हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैप्सूल 14 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2019 का पेपर है। पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 24 क्वेश्चन किए, देन 48 तक क्वेश्चन किए। अब इसके बाद हम लोग 49 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 49, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, द रिएक्शन। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, एनाइटस ZnCl2 है, लुइस एसिड होता है। और फिर हमने उसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया है। अगर हम ये कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन देखने पर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि ये है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस, ठीक है ना। और फिशर इंडोल सिंथेसिस में क्या होता है, जब एनाइटस ZnCl2 के साथ ये मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बनता है इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड आफ्टर दैट जब आप इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, वहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 बाहर निकलता है और यहाँ पर बन जाता है इंडोल। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, रिएक्शन को देख के ही याद आ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं बार बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, कि आप जो हेट्रोसाइक्लिक वाला चैप्टर है, हेट्रोसाइक्लिक वाली जो यूनिट है, उसके जितने भी 5-6 आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं मेनली जो आपके सिलेबस में है, उनकी आप सभी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन जरूर पढ़ लें। जैसे कि स्कार्प सिंथेसिस था, उसको हम यूज करते थे क्विनोलिन के लिए, ऐसे ही फिशर इंडोल सिंथेसिस है जिसको हम यूज करते हैं इंडोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इंडोल इस रिएक्शन में, क्योंकि ये जो रिएक्शन है स्पेसिफिकली ये किसके लिए है, इंडोल के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे क्या है, ये फिरोन दिया हुआ है, HCN HCl के साथ रिएक्शन हुई है, उससे बनेगा A, देन हाइड्रोलाइसिस, उससे बनेगा B। तो अब ये जो HCN HCl है, जब HCN HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे बनता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनता है इससे, इससे बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, जब यहाँ पे Cl हो जाएगा तो इसके पास आ जाएगा H। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये जो कार्बन है, ये कार्बन रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जब फ्यूरन अट्रैक्ट करता है तो कहाँ अटैक करता है, सेकंड पोजीशन से। सेकंड पोजीशन से अटैक करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड N। और जब उसका हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो C डबल बॉन्ड N आपका किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में। किसमें, C डबल बॉन्ड O में। कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है गटरमान कोच रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, गटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है ना, और गटरमान कोच रिएक्शन में HCN HCl के साथ रिएक्शन करता है और इससे होता है फॉर्माइलेशन। ये ध्यान रखना, आपको पूरी मैकेनिज्म की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है HCN HCl जो होता है ये गटरमान कोच रिएक्शन होती है, उसमें क्या बनता है आपका फॉर्माइलेशन होता है। फॉर्माइलेशन का मतलब होता है CHO। तो अब यहाँ पे एक बार बताओ, जब यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे CHO आ जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं टू कार्बो टू एल्डिहाइड फ्यूरोन या फोर फ्यूरल, इसका एक नाम होता है फोर फ्यूरल। ये जो कंपाउंड है आपका, इसका नाम क्या होता है, फोर फ्यूरल। ठीक है, ध्यान रहेगा ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फोर फ्यूरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ग्लाइकेन्स आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स विच गिव मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखो जो ग्लाइकेन्स है ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है ना। जब हम उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड देंगे। दीज यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर, तो मोनोसैकेराइड जो होना चाहिए वो कितने होने चाहिए उसमें, मोर देन 8। ठीक है, कम से कम जो है पॉलीसैकेराइड्स के लिए कितने होने चाहिए उसमें, 8 मतलब 8 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट होनी चाहिए, तभी उनको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकेन्स। ठीक है ना, जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड में 9, 10, 11, 12 यानी कि 8 से ऊपर जब मोनोसैकेराइड यूनिट आने लगती हैं तो, या वे वे सैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर, वे ओलिगोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 8 से ज़्यादा आपको मोनोमर यूनिट या मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जब आप जैसे हमने कहा, अगर एक आपका जैसे मान लिया डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड जो होगा, एक तो होगा मोनोसैकेराइड, एक होगा फिर उसके बाद ओलिगोसैकेराइड और उसके बाद पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो 2 से लेकर 8 तक होते हैं ओलिगोसैकेराइड, और उसके बाद जो मोनोसैकेराइड कौन होते हैं, जिनका हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं, जिनका हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 8 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं, उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, और जिनको 8 से ज़्यादा मिलते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52।
डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। देखो ग्लूकोज और मैनोज आपने बार बार पढ़ा है, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की पूरी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, पूरा चैप्टर मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। ग्लूकोज और मैनोज ये आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी गलती है। ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं, ये C2 एपीमर। C2 एपीमर का मतलब क्या होता है, सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो। जब सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं C2 एपीमर। ठीक है, तो जो ग्लूकोज डी ग्लूकोज और डी मैनोज होंगे ये क्या होंगे, C2 एपीमर हो जाएंगे। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या पूछ रहा है भाई, 53 डी ग्लूकोज यूनिट्स इन सेल्यूलोज आर जॉइंट बाई। देखो सेल्यूलोज जब आपने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा अगर, तो वहाँ पे क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है कि जो सेल्यूलोज है, ये तो आपको पता ही है कि सेल्यूलोज के अंदर कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना, सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। और कौन सा लिंकेज होता है, β14। कौन सा, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है। 54 फ्यूरोसिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ जैंथीन। ठीक है, एंड इट इज कंपेयर्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड with a compound in presence of concentrated H2SO4 at 475 K, such compound is। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये फ्लोरोसिन जो है वो जैंथीन का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको हमने बनाया कैसे है, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है, जैंथीन जो है ना, ये फ्लोरोसिन जो है, ये फ्लोरोसिन आपने डाइज के अंदर पढ़ा होगा, है ना, फ्लोरोसिन जो है वो डाइज के अंदर आप पढ़ोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें के अंदर क्या करते हैं हम, यानी कि जो थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जो है, जब हम थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, रिसोर्सिनोल के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम करते हैं किसके साथ, रिसोर्सिनोल के साथ। ठीक, तो उससे क्या मिलता है हमें, फ्लोरोसिन मिलता है। क्या मिलता है, फ्लोरोसिन। ठीक है, तो आपको केवल ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा टफ है क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइज का बहुत कम पूछता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द स्ट्रक्चर ऑफ डाई इज गिवन बिलो। ये जो डाई यहाँ पे दी हुई है, इसके अंदर ये कौन सी क्लास का है, तो ये थैलीन थैलीन डाई है। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन, ठीक है ना। और फिनोफ्थैलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में तो क्या होता है, कलरलेस, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये पिंक कलर का, ये ध्यान रखना। एसिड बेस इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह भी काम करता है ये। ठीक, और ये जो फिनोफ्थलीन है ये थैलीन डाई है, यानी कि जब हम डाइज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमने क्लासीफाई किया ये थैलीन कैटेगरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बारफोर्ड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द फॉलोइंग। देखो ये जो बारफोर्ड टेस्ट है, इसको हम मेनली यूज किस लिए करते थे, इसको हम यूज करते थे ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं, मोनोसेक्राइड्स एंड रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स, हाँ ये इसके लिए करेंगे बी। इसका जो आंसर होगा, ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। बारफोर्ड टेस्ट जो होगा इज यूज्ड फॉर, ये आपने रेयरली ही पढ़ा होगा, ये आपने जो है मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है, आपसे पहले आपने पढ़ा ही नहीं होगा शायद ये। तो जो बारफोर्ड टेस्ट है, इसको हम मोनोसेक्राइड्स और जो रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं, नॉन रिड्यूसिंग कौन था, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड कौन था, सुक्रोज। ठीक है ना, उसके अलावा जितने भी डाइसेक्राइड है वो सब क्या है, रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड और रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स, ये देखो लिखा हुआ ना, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स और रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है ना, उनमें अंतर, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं बारफोर्ड टेस्ट। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये। तो 56 का जो है आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। फ्रक्टोज रिएक्ट विद HCN। फ्रक्टोज जब HCN के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, CO ग्रुप। ठीक है, और जब ये HCN के साथ रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ बनता है साइनोहाइड्रीन। ये जो CH है, ये CH और इधर यहाँ पे CN, मतलब कि OH और CN, इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइनोहाइड्रीन बन जाता है। और ये जो साइनोहाइड्रीन बनता है, तो जब हमने प्रोड्यूस अ साइनोहाइड्रीन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये जो ये CN है, ये CN तो क्या बन जाएगा, COOH में। ठीक है ना, एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद HI। HI क्या करता है, HI जो है ये आपका एल्कोहल का क्या कर देता है, डी मतलब एल्कोहल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनाइल इन अ फ्रक्टोज एज अ कीटो ग्रुप एट 2 सच फॉर्म्ड कंपाउंड इज। तो देखो इस कंपाउंड के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे जब आप HI के साथ रिएक्शन करते हैं, जब आप
HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो HI के साथ क्या होता है, जितने भी OH हैं वो सब के सब OH जो है वो H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें जो बनेगा आपका मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा इसमें, 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। समझ आई आपको बात इसमें। तो यहाँ पर जो है ये सेकंड पोजीशन पर रहता है CO, तो ये तो आपका COOH में चेंज हो गया और इसके पास जो CH3 ऊपर था, ठीक है ना, वो बन जाएगा 2 मिथाइल। तो बाकी इसमें जो है 2 मिथाइल हेक्सेनोइक, आप इसके स्ट्रक्चर को एक बार कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के उसको चेक कर लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड मैं बताना चाहता हूँ, चलो एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको इसको एक बार। देखो भाई इसमें क्या था, CH2OH, सॉरी CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH, ठीक है ना। जब HCN के साथ रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा, मैं केवल इसकी बात करूंगा, तो ये जो है ये बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रेट, ठीक है ना। बाकी ये एजिटेज रहेगा नीचे और ऊपर वाला। फिर जब इसको हमने हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करने पे जो है C के पास यहाँ पे OH और ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CHOH के थ्राइस CH2OH और यहाँ पे आपका आ जाएगा COOH, ठीक है ना। अब जब हमने इसकी रिएक्शन HI के साथ की है तो जितने भी ये OH हैं ये सारे के सारे OH यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, सब OH जो है H2O बनकर बाहर निकल जाएंगे और सब जगह पे क्या आ जाएगा H, तो ऊपर क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH COOH और यहाँ पे CH2 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 CH3। तो देख लो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। चलो जी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट 2 कायरल सेंटर्स इन डी राइबिलोज। कोई राइबिलोज जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट वाला है, ठीक है ना, सॉरी फ्रक्टोज वाला, ठीक है ना, ये कीटो डेरिवेटिव है, ये है कीटोज है, कीटो पेंटोज, क्या है ये, 1 2 3 4 5 कीटो पेंटोज। तो अब इसमें यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ये थर्ड कार्बन है ये फोर्थ कार्बन है, ठीक है ना। कैसे निकाल लेंगे, देखो इस पोजीशन पे ये 1 ये 2 ये 3, तो देखो ये क्या आया 1 2 3, क्या रहा ये एंटी क्लॉकवाइज। अब जो आपकी लोवेस्ट है वो कहाँ है, जो आपकी लोवेस्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये S का R, ऐसे ही इसका निकाल लो 1, फिर उसके बाद जो है ऊपर 2 और इसके बाद नीचे 3, तो इसका भी क्या एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 प्रायोरिटी दे सकते हो ना आप, प्रायोरिटी देते हैं हम, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो इसका भी क्या जाएगा R, तो 3R 4R दोनों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, consider the following statement regarding methyl glycosides obtained by the reaction of D-glucose and methanol in presence of dry HCl। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें कह रहा है ये डी ग्लूकोज और मीथेनॉल इनके साथ जो है ड्राई HCl की जब रिएक्शन करते हैं तो उससे मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनता है, ठीक है ना। तो जो मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स बना है इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है वो, इसमें विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो उस ये जो आपने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स ऑब्टेन, मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनता है, कब बनता है, जब आपने रिएक्शन की डी ग्लूकोज और मीथेनॉल की, किसकी, मीथेनॉल की, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब आपने मीथेनॉल की रिएक्शन की है डी ग्लूकोज के साथ, ये मीथेनॉल मीथेनॉल एक सेकेंड भाई, ये मीथेनॉल नहीं होगा, ये मीथेनेल होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये मीथेनेल, क्योंकि मीथेनेल के केस में ही हेमी एसिटल बनते हैं, मीथेनॉल के केस में नहीं बनेगा, ठीक है ना, मीथेनेल होगा ये एल्डिहाइड। तो मीथेनेल के केस में यहाँ पे क्या होगा भाई, इसमें देखो इसमें 59 में देयर आर मिथाइल ईथर ऑफ हेमी एसिटल फॉर्म्ड बाई इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसमें 59 में कह रहा है ये, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा, यहाँ पे क्या होगा मिथाइल ईथर बनेगा हेमी एसिटल का और वो बनेगा आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से ही। सेकंड हो जाएगा दीज आर इन एनसोमर्स दैट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि C1 पे जो है अगर
C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, ठीक है, अगर C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है तो वो इनैंसोमर नहीं बनेंगे, फिर वो डाइस्टेरियोमर होते हैं। दीज आर ऑल्सो एनोमर्स, हाँ बिल्कुल एनोमर हो जाएंगे, अगर C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है तो वो एनोमर होते थे, ठीक है ना। इन वन ऑफ द आइसोमर ऑल द सब्स्टिट्यूएंट आर इक्वेटोरियल, हाँ बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे जो हैं आपके जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो इक्वेटोरियल जाएंगे, ठीक। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा आपका एक सेकेंड भाई, 59 का दीज आर ऑल्सो एनोमर्स, दीज आर इनैंसोमर्स, एक सेकेंड ये स्ट्रक्चर चेक करनी पड़ेगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथाइल ग्लाइकोसाइडिक obtained by the reaction of डी ग्लूकोज है और मीथेनॉल। मीथेनॉल अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग C1 पे इनैंसोमर बन जाएगा अगर मीथेनॉल होता है तो। सही है भाई, इसमें जो है आपका सेकंड तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो है इनैंसोमर तो बन जाएंगे, इनैंसोमर्स तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, बट एनोमर्स नहीं बनेगा। जो यहाँ पे होगा इसका आंसर उसमें क्या होगा, एनोमर्स यहाँ पे एक सेकेंड फर्स्ट इज राइट, इसको ना ऑप्शन ठीक ऑप्शन से क्रॉस कर लो एक बार, फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। इसमें जो मिथाइल ईथर होगा वो हेमी एसिटल जो है वो इंट्रामोलिकुलर से बन जाएगा, फोर्थ भी सही होगा। इन वन ऑफ द आइसोमर्स ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर इक्वेटोरियल, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें जो है ये जो है एनोमर्स होगा कि नहीं होगा, अगर C1 की बात करेंगे तो C1 पे जो है इनैंसोमर, केवल C1 पे देखो, इनैंसोमर जो है ना, इनैंसोमर के लिए कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे इनैंसोमर के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हर एक एटम पर डिफरेंट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हर एक एटम पर, नॉट ओनली C1। तो इसका जो ये होगा, ये सेकंड जो ये गलत है और थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या है, देखो जब आपको आंसर समझ में ना आए ना तो आप फिर ऑप्शंस कट कर लें, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इसके अंदर जो होगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का C, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो बी जो सेकंड होगा वो इसका राइट रॉन्ग था, रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, देखो ये फिर वही आसान से क्वेश्चन आ गई, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है आसान तो मतलब ये रिपीट नहीं हुआ है, तो 60 के लिए यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए लैक्टोज के लिए हाइड्रोलाइसिस के, जैसे कि सुक्रोज के लिए हमने इन्वर्जन वो इन्वर्टेज यूज किया था, तो लैक्टोज के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इमल्सिन, क्या इमल्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 हो गया भाई, 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज। देखो लैक्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड जो होता है यहाँ पे लैक्टोज कंटेन 8 OH ग्रुप, ठीक है ना। इसमें आपको क्या बताना है, नोट ट्रू, जो गलत है वो बताना है, ठीक है ना। तो 61 को जो है ये मिल्क शुगर होता है, आपको पता ही है, डाइसैकेराइड्स भी होता है, ठीक। तो लैक्टोज के लिए जो है, लैक्टोज के अंदर 8 OH ग्रुप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल होता है, क्योंकि डाइसैकेराइड्स के अंदर केवल जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एंड डज नॉट शो एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, बिल्कुल करती ये जो है ये तो म्यूटा रोटेशन शो करता है, ठीक है ना। लैक्टोज जो है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है, ठीक। ऑन हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, बट इट शोज म्यूटा रोटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आंसर होगा स्टेटमेंट जो होगा बी वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑन हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज
गिव इक्वल मोल्स ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, बिल्कुल सही आंसर है। एंड डी इज द लैक्टोज हैज बीटा ग्लैक्टोपायरानोज रिंग अटैच्ड थ्रू C1 to C4 ग्लूकोपायरानोज, तो बीटा 1,4 लिंकेज इसके अंदर होता है, ये भी सही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो ये जो चार स्टेटमेंट है इनमें से जो बी है आपका, ये आधा सही है आधा गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। कंप्लीट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं देना चाहिए आपको, दो स्टेटमेंट गलत और सही करके एक साथ कंबाइन करके दे दिया, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। बट यहाँ पे जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज इट आंसर राइट है बट स्टेटमेंट रॉन्ग है। लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर बट इट शोज म्यूटा रोटेशन एंड इन दिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज गिवन बिलो, तो मोनोसैकेराइड्स की जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दी हुई है, कैसी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो दी हुई है यहाँ पे इसके अंदर पूछ रहा है कि कितने इसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक का मतलब कायरल कार्बन, ठीक है, तो कायरल कार्बन यहाँ पे पूछ रहा है। अब कायरल कार्बन आपको पता है कि जब हमने बात की थी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो 4 थे, फ्रक्टोज में बात की 3 थे, तो ये रिंग स्ट्रक्चर इसमें कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5, क्लियरली दिख रहे हैं आपको, देखो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये 5 कार्बन जो है ये सारे के सारे कायरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है आपका CHO ग्रुप और फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है आपका कीटो ग्रुप, और एल्डिहाइड और कीटोज, ठीक है ना, इस जो ये तो एल्डोज होते हैं ग्लूकोज तो, और फ्रक्टोज होते हैं कीटोज, तो दोनों क्या है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो इसलिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ न्यूक्लियोसाइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, देखो जब आप न्यूक्लियोसाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, मैंने कहा था हाइड्रोलाइसिस के बाद दो मॉलिक्यूल मिलते हैं मुझे, एक तो मुझे मिलता है क्या शुगर, और शुगर कौन होता है वो एल्डोपेंटोज, और दूसरा क्या मिलता है बेस, बेस क्या होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक, दो टाइप के होते हैं प्यूरिन और पाइरिमिडीन, ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको डिटेल में। इवन जो DNA है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, या जो बायो मोलिक्यूल्स है पूरा का पूरा, वो हमने पूरा का पूरा आपको रिकॉर्ड करके आपके पास है पूरा वीडियोस, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड टू गिव, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज जो है जब आप ग्लूकोज CHO CHOH CHOH, सिंपली मैं इसको नॉर्मली ऐसे लिख रहा हूँ अभी, CHOH और CH2OH, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे इसका आयोडिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो देखो जब ये यहाँ से बॉन्ड ये सारे के सारे क्लीव हो जाते हैं, तो ये सारे बॉन्ड क्लीव होने पे क्या होता है, जो ये होता है CH2OH, ये तो आपका चेंज होता है HCHO में, ठीक है ना, और बाकी ये सभी के सभी HCOOH देते हैं, बाकी सब क्या देते हैं, ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं इजीली, तो ये तो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और वो है फॉर्मिक एसिड, तो जब आपने ग्लूकोज का पर आयोडिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस किया है, ऑक्सीडेशन किया है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या मिलता है 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टी स्टेप कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू नेक्स्ट हायर एल्डोज, एल्डोज से नेक्स्ट हायर एल्डोज किससे करते हैं आप, किलियानी सिंथेसिस से, किससे करते हैं, किलियानी सिंथेसिस, ये स्टेप ऑफ रिएक्शन करती है, और इसमें डी आर्बिनोज से आपका डी ग्लूकोज मिलता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, डी आर्बिनोज से डी ग्लूकोज मिलता है, और एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम यूज करते थे किसका, HCN का, किसका HCN का, और भी बहुत सारे मेथड हैं बट सबसे आसान क्या है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और जो किलियानी सिंथेसिस होता है ना उसमें भी जो फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे HCN का ही यूज करता है, और यही वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है आपसे कि इसमें जो कन्वर्जन है किलियानी सिंथेसिस उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या यूज किया है, तो वो है HCN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, प्लेक्सीग्लास, प्लेक्सीग्लास इज अ पॉलीमर ऑफ, जो ये प्लेक्सीग्लास है ये विनाइलिडीन डाइक्लोराइड, विनाइलिडीन क्लोराइड, आइसोब्यूटेन, एक्रिलनाइट्राइल, मिथाइल मेथा एक्राइलेट, तो इसका जो आंसर होगा ये रटा रटा आंसर आपको मिल जाएगा मेथाइल मेथा एक्राइलेट, इसको याद रख लेना, दोबारा भी आ सकता है, ठीक है ना। पॉलीमर के जो क्वेश्चन है आपको मोनोमर यूनिट याद रखनी है, तो ये डायरेक्ट रटने वाले क्वेश्चन से आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए,
ठीक है। अब प्लेक्सीग्लास स्ट्रक्चर से भी कुछ नाम से भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसलिए आपको उसको रटना ही है इस क्वेश्चन को। क्या आंसर होगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ऐसे क्वेश्चन मतलब टफ सा मतलब ये है कि ये इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है जब आपको इतना कम टाइम दिया जाए। तो देखो क्या करना है इसमें। अ कंपाउंड विद मोलर मास 180 इज एसिटाइलेटेड। एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास 180 है, एसिटाइलेटेड विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ हमने उसको एसिटाइलेशन किया। एसिटाइलेशन में क्या होता है आपका CH3CO ग्रुप जुड़ता है, ये बात आपको पता है। और जो ये CH3CO ग्रुप है इसका क्योंकि मोलर मास की बात हो रही है तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 16, ठीक है ना। तो 12 दूनी 24 और 3 27 और 16 43। तो एक ग्रुप जुड़ने पे 43 जुड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या कहा, अ कंपाउंड विद मोलर मास 180 इज एसिटाइलेटेड विद एसिटाइल क्लोराइड टू गेट अ कंपाउंड विद मोलर मास 390। यानी कि एसिटाइलेशन हुआ तो जिसका मास 180 था वो अब कितने में चेंज हो गया 390 में, यानी कि कितना बढ़ गया 210। कितना बढ़ा 210। अब एक बात बताओ 210 बढ़ रहा है तो यहाँ पे आप पूछ रहा है वो कि नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप प्रेजेंट पर मोल इन द फॉर्मर कंपाउंड। तो पहले वाले कंपाउंड में कितने NH2 ग्रुप थे। अब एक बात बताओ जितने NH2 ग्रुप होंगे उतने ही CH3CO ग्रुप जाएंगे, और कितने CH3CO ग्रुप जाएंगे जितना मोलर मास बड़ा होगा, उससे हम पता कर लेंगे। तो 210 डिवाइड बाई 43, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 5 के करीब आ जाएगा लगभग, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा ये जो होता है कि 215 को डिवाइड करते हैं तो तब 5 आता है कंप्लीट, ठीक है ना। 5.4.9 समथिंग आएगा। वो वेरिएशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब CH3CO ग्रुप जुड़ता है तो साथ ही साथ क्या होता है 5 हाइड्रोजन भी तो बाहर निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कितने NH2 ग्रुप हो जाएंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन। देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपली पता होना चाहिए कि अगर किसी एमिनो एसिड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, मान लिया एसिडिक और बेसिक ग्रुप हैं, तो उन सब की अलग अलग पी के वैल्यू होगी, और उनकी जो अलग अलग पी के वैल्यू है अगर हमें पी निकालना है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे वो सारी पी के वैल्यू को जोड़ के PK1 PK2 PK3 जितनी भी वैल्यू हैं और डिवाइड बाई 3 कर दें, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है 3 दी हुई है, तो इन तीनों को जोड़ करके आप क्या करेंगे इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे। और जब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लेना आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है ना। लगभग 7 या तो A आएगा या D आएगा, तो चेक कर लेना क्या आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। सेलेक्ट रोंग स्टेटमेंट इन फॉलोइंग। इसमें से रोंग स्टेटमेंट बताना है आपको। ऑल नेचुरल एमिनो एसिड दैट अकर्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन बिलोंग्स टू L सीरीज। देखो जितने भी नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड थे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वे सभी के सभी क्या होते थे L, और जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट थे वो सभी के सभी क्या होते थे D। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। ग्लाइसिन इज ओनली एमिनो एसिड विच डज नॉट पजेस अ कायरल। ग्लाइसिन अकेला ऐसा एमिनो एसिड है जिसके पास कायरल सेंटर नहीं होता, ठीक है, तो ये भी सही है। एन इम्पोर्टेंट सेंसिटिव टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एमिनो एसिड इज नीनाहाइड्रिन कलर टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नाइट्रस एसिड लिबरेट्स नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम एमिनो एसिड ऑन रिएक्शन, ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा डी, ठीक है। समझ में आ गई बात ये, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या है, इसमें पूछ रहा है कौन सा द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। द न्यूक्लियो बेस पेयर आर अलाइन परपेंडिकुलर टू द हेलिकल एक्सिस इन DNA। जो न्यूक्लियो बेस पेयर होते हैं ना वो परपेंडिकुलर नहीं, वो पैरेलली अलाइन होते हैं, ठीक है ना। वो परपेंडिकुलर नहीं होते, वो पैरेलली अलाइन होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। RNA कंटेन्स यूरेसिल, DNA कंटेन्स थाइमिन, ये बिल्कुल सही आपको पता है, ठीक है। RNA के अंदर क्या होता है यूरेसिल बेस होता है और DNA के अंदर थाइमिन होता है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन वो तीनों कॉमन होते हैं, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। मैंने आपको कल लास्ट वाले पेपर में बताया था कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, बट सभी प्रोटीन जो है सभी प्रोटीन जो हैं वो तो क्या हो जाएंगे, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सभी के सभी एंजाइम जो है प्रोटीन से बने होते हैं। दैट मीन्स ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट
ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, क्योंकि सभी प्रोटीन्स एंजाइम से मिलकर नहीं बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वो नेक्स्ट पार्ट ऑप्शन है इसका, ऑल नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड विद एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन आर कायरल। बिल्कुल सही बात है, ग्लाइसिन अकायरल है, बाकी सब कायरल है। क्या स्ट्रक्चर थी ग्लाइसिन की? CH2 NH2 COOH, दो हाइड्रोजन पे सेम, तो एक अकायरल है, कायरल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट द रिएक्शन CH3 CH2 COOH, ये Br2 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, Br2 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी रेड पी की फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर जब इसकी रिएक्शन NH3 के साथ होगी तो NH3 जो है वो Br को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा और HBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NH2। और जब CH3 CHNH2 COOH होता है तो ये बनता है एलानीन। क्या बन जाता है? एमिनो एसिड। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? एलानीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया, उसके अंदर आपके 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है COOH जिसको X से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है NH3 जिसको Y से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है NH3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपको बताना है, इनका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज समझ लो, जब कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसका प्रोटोनेशन हुआ होगा तो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पे जो NH3 था वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन COOH, देन NH2। ठीक है ना, तो बात समझ रहे हो ये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑर्डर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? Y, X और Z। ये तुमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, वो पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे कम Z, फिर X और फिर Y। अब देख लो ये मैच कर रहा है क्या? ZXY, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हो सकता है। ठीक, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? ये होना चाहिए जो मैंने बताया आपको। तो जी ठीक है, तो आज के पार्ट में हम जो है इसको यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप लोगों को अगर ये क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अपनी क्वेरीज, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जिसको हम दूर कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी किया करिए अपनी फेसबुक आईडी पे, जैसे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।